राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू, और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, एक अनोखे फिल्मकार कमल स्वरूप। कमल स्वरूप आज से 30 साल पहले अपनी फिल्म ओम दर बदर से चर्चा में आए कमल स्वरूप इस अनोखी फिल्म की वजह से कभी चर्चा से बाहर नहीं हुए। क्या जल रही है I say to baby, oh my bride, pop, 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 pop. बोलो पति, दिल में क्या पति, बोलो पति, दिल में क्या पति, फिर भी मैं छोरी पर मेरा ही मंतर, ठहर जा इसी पोज में, अभी करता हूँ फेमस। I am sorry. बबलू बेबीलोन से, बबली टेलीफोन से, बबलू बेबीलोन से, बबली टेलीफोन से। आवाज की दुनिया के दोस्त, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि फरमाइशी प्रोग्राम में मेरे नाम के साथ जुड़ी लड़की पिक्चर हॉल में मिलेगी। क्या पता इन फरमाइशी प्रोग्रामों में जुड़े हुए नामों का संबंध जन्म जन्मांतरों का हो। तुम खिड़की खोलो तो मैं देखूं। मेरी साइकिल का ख्याल रखना, तुम्हारा जी। कश्मीर में जन्मे कमल स्वरूप बाद में अजमेर आ गए थे और पढ़ाई के शुरुआती दौर में ही पुणे के फिल्म और टेलीविज़न प्रशिक्षण संस्थान पहुंच गए फिल्म निर्माण की ट्रेनिंग के लिए। सर रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे कमल स्वरूप फिल्म निर्माण की अपनी अलग समझ और दृष्टि रखते हैं। 100,000 Englishmen simply cannot control 350 million Indians if those Indians refuse to cooperate. फिल्म माध्यम को लेकर उनके लीक से हटकर विचार हैं और जो कई बार बेहद अमूर्त भी लगते हैं। कमल स्वरूप ने बीते 15 वर्षों में डॉक्यूमेंट्री और कुछ प्रायोगिक फिल्में तो बनाई ही हैं। ट्रेसिंग फाल के शीर्षक से उन्होंने ऐतिहासिक महत्व की भी एक ऐसी किताब लिखी है जो फिल्मों और सहयोगी कलाओं की विकास यात्रा समझने के लिए एक ज़रूरी दस्तावेज है। कमल स्वरूप का हालिया प्रोजेक्ट बैटल ऑफ बनारस नाम से जारी है, जबकि रंगभूमि और पुष्कर पुराण में उनके फिल्म निर्माण का तरीका और भी समझा जा सकता है। कमल जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमको बताइए, आपकी जो फिल्में हैं उनको हम देखें कैसे? वो तो समझ में ही नहीं आती। मतलब मैंने जब फिल्म बनाई थी, जैसे ओम दर बदर में ये बोलता था लोगों को, अगर आपको समझ में आ गई तो पैसे वापस तो मतलब किसी के समझने के लिए तो बनाया नहीं। अभी मुझे भी शायद समझ में नहीं आती होंगी, पर बन जाती हैं बस। तो ये इस तरह की फिल्म बनाना है, क्योंकि आपको मालूम है कि फ़िल्म तो एक मास मीडिया है और जिसके बारे में जो लोग पॉपुलर फिल्में बनाते हैं और पॉपुलर, कमर्शियली हिट, कमर्शियली वायबल, वो कहते हैं कि भाई आपको अपना मैसेज कन्वे करना है। और मैसेज कन्वे करने के लिए जैसे चार्ली चैपलिन कुछ भी करते थे, वो गिर पड़ेंगे, पानी में कूद जाएंगे, अपने ऊपर कोई धूल को कर लेंगे, लेकिन वो कन्वे करना चाहते हैं। आप कन्वे नहीं करना चाहते? नहीं, मैं मतलब खुद मज़े लेके बनाता हूँ अपने लिए। मतलब खुद ही हंसता हूँ, खुद ही देखता हूँ, खुद ही बनाता हूँ।
तो ये उद्देश्य मेरा ऐसा होता नहीं है कि देखे लोग और उनको कुछ समझ में आए या कुछ मैसेज हो। मतलब मेरे को तो एक समय तक मैसेज और मसाज की मतलब प्रोनाउंसिएशन मतलब मालूम नहीं था। तो मैं तो एक वो कौन है, एक राइटर है, मैसेज इज़ द मीडिया, कुछ ऐसा एक किताब होती ना बड़ी। हाँ। तो मैं ये नहीं समझता था कि ये मसाज बोल रहा है कि मैसेज बोल रहा है ना। तो मैं उस एरिया में गया नहीं, एक मौका मिला कि मज़े लो, तो हम लोग मज़े लेते हैं बस। नहीं, मज़े तो लेते हैं, लेकिन ये मज़े लेने की जो इच्छा या प्रेरणा या सीख आपको अपनी फिल्म मेकिंग सीखते हुए की दुनिया में कब मिली, कैसे मिली कि आपने ये वाला स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग ये चुना? मतलब मेरा जो व्यक्तित्व है बचपन से या जवानी से वो इसी तरह का रहा है। तो हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो सिनेमा के पहले एक प्री सिनेमा होता है, तो वो आदमी की प्रवृत्ति जो होती है और उसकी जो पर्सनैलिटी होती है उस प्रकार की होती है। तो हम लोग जो हैं एक प्रकार के लोग हैं, तो इस तरह से सिनेमा हो या नहीं हो या किसी और विधा में भी हो, तो यही बीमारी लगेगी, मतलब रोग यही है। तो इस रोग का कोई उपचार भी नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें या सिनेमा का ये जो पूरा इतिहास है, ये जो धारा है, इसमें देखें तो आप अपने आप को किन यारों के साथ खड़ा करते हैं? ये सही बात बोली आपने। तो जैसे कि मुझे याद है, मैं बांसवाड़ा में था, बांसवाड़ा में 60s के दौरान, तो गांव में, तो मेरे पिताजी लाइब्रेरी होती थी उनके दफ्तर में, तो वहाँ एक किताब थी एंडी वरहोल की। एंडी वरहोल 60s में प्रसिद्ध हुए थे। अब वो किताब मेरे अचानक हाथ में लग गई। इसी प्रकार जो है भूपेन खक्कर हैं, उन पे एक निबंध था इम्प्रिंट करके मैगजीन में, वो दिख गया। तो ये भूत प्रेत जो हैं ये मुझे टकराते रहे, जो कि मतलब मेरी प्रवृत्ति के थे या मेरी जात के थे। तो जैसे कि हम लोग FTI गए, तो वहाँ एक किताब हुआ करती थी एक्सपेंडेड सिनेमा, और रिचर्ड लीकॉक नहीं, नाम याद नहीं है, उस पर जो इंट्रोडक्शन है वो उन्होंने लिखा है, बकमिनिस्टर फुलर, जी यंग ब्लड ये राइटर का नाम है। तो उसमें जो अमेरिका के 60s में अंडरग्राउंड सिनेमा पे काम होता था, ये छोटी छोटी जो एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनती थी, उसमें ये लोग भी शामिल थे, जॉर्ज लुकास, और ये एक्सपेरिमेंटल फिल्में बनाते थे, एंडी वरहोल। तो वो अपने आप ही अट्रैक्ट करी, मतलब ये जैसे कि भूत प्रेत घूमते हैं, तो वो एकदम मतलब अपनी जो बिरादरी के होते हैं उनको पकड़ लेते हैं वो। तो मैं उनसे डसा गया, या मतलब वो मेरे में घुस गए वो, तो ये ऑटोमेटिकली हुआ। तो जैसे फिर वहाँ की एक पैकेज आया था FTI में, अमेरिकन अंडरग्राउंड सिनेमा का, तो हम कुछ भी देखते तो मैं बड़ा भक्तिभाव से देखते, तो कुछ समझ में नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है। और जर्मन अंडरग्राउंड फिल्में थी, तो ये एक तो जो अंडरग्राउंड सिनेमा है वो बहुत पसंद आता था। और ये जो 20s 30s के जो सरिलिस्ट हैं वो पसंद आते थे। मैन रे हुआ है, तो दादाइस्ट और सरिलिस्ट जो है ना, वो समझो कि मैं उनकी जात का हूँ, मतलब मेरी बिरादरी है। तो फैले हुए हैं दुनिया भर में, जापान में भी हैं हमारी जात के, रूस में भी हैं, मतलब संसार में हमारी जात के बहुत फैले हुए हैं, और मैं भी उनमें से एक छोटा सा बालक हूँ। तो इसमें फिल्म समझ में आनी चाहिए जो एक फ़िक्रा अगर हुआ, तो इस पर आप सवाल खड़ा करते हैं क्या, कि मतलब समझ में आनी चाहिए, अगर इस शब्दपुंज को देखें तो फिर आपकी समझ क्या है, क्या चीज़ आनी चाहिए, आपकी जो कंडीशनिंग है, इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ बोलिए कि ये जो समझ में नहीं आई, ये जो अब जैसे मेरे को शोले पिक्चर है वो समझ में नहीं आती है, मुझे समझ में नहीं आता है इसमें क्या देखूं मैं, ये क्या, कौन है जय विजय, क्या कर रहे हैं, ये उसका हाथ कैसे कट गया, मेरे भी वो जैसे शोले समझ में नहीं आती है। तो वैसे समझ कि वो समझो कि आप ओम दरमंदर लोगों को समझ में नहीं आती। मुझे ये फिल्में जो हैं कमर्शियल फिल्में मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती। मेरे को ये मुन्ना भाई समझ में नहीं आती है। तो जैसे मेरे को मुन्ना भाई समझ में नहीं आती, वैसे कई लोगों को ये फिल्में समझ में नहीं आती हैं। तो मुझे तो एब्सर्ड लगती कि यार हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं ये लोग। तो पर ठीक है, लोग देखते हैं, उनको समझ में आती है तो कुछ होगा उसमें, पर मुझे समझ में नहीं आती हैं। और मुझे जो है कि जो मेरी जात बरात के हैं उनको समझने की कोशिश नहीं करता हूँ मैं, पर मैं उनको देखता हूँ तो अपनापन महसूस होता है और मुझे अच्छा लगता है, मैं हंसता हूँ
खुश होता हूँ, गदगद होता हूँ, आनंदित होता हूँ, जैसे संगीत में होता है। इसमें संगीत में समझने की क्या चीज़ है, कुछ पेंटिंग उनमें समझने क्या है, पर वो एक उसका एक रूप है, उस रूप को देख के खुश होता है आदमी। तो लेकिन जैसे देखिए कि सिनेमा को कहा गया कि वो स्टोरी टेलिंग का एक माध्यम है। अगर शोले की बात ले लीजिए, मुन्ना भाई की बात ले लीजिए, वो लोग कह सकते हैं कि हम उसमें एक कहानी दिखा रहे हैं। स्टोरी टेलिंग का माध्यम है जिसमें हम इमेजेस का, म्यूज़िक का, डायलॉग का, कहानी का सहारा लेकर हम एक बात को प्रोग्रेसिवली, मतलब कहते हैं इस तरह के क्रम के साथ क्रमानुसार। हाँ, पर उसमें क्या होता है कि स्टोरी जो है ना एंड में मालूम पड़ती है। अभी जो क्षण गुजर रहे हैं उनमें क्या है, वो तो उनमें अपने आप में कुछ अद्भुत होना चाहिए, उसमें खुद अपने आप रस होना चाहिए। तो वो मेरे को रस उनका दिखता नहीं। जैसे क्राफ्ट बोलते हैं, शिल्प है, उनको मेरे को दिखता नहीं है। उसमें कोई कट में मज़ा नहीं आता है, कोई लय नहीं है, और एकदम ढोल बजते रहते हैं पीछे। उसमें कोई गति नहीं है, लय नहीं है, कोई जैसे हारमोनी नहीं है। जैसे रे की फिल्में देखो तो जैसे अभी देख रहा था मैं, अपू संसार और ये वो है ना, उठते हैं वो सुबह हस्बैंड एंड वाइफ, फिर वो देखते हैं एक दूसरे को, इतने बढ़िया मीज़ा सीन है अपना। अभी आपको स्टोरी जानने की ज़रूरत नहीं, वो छोटा सा सीन देखेंगे ना तो मज़ा आ जाता है एकदम। मुझे उसके आगे का पता नहीं, पीछे का पता नहीं, पर वो क्षण जो है ना, मतलब एक ऐसा होता है, मतलब एकदम विभोर कर देता है वो क्षण। उसमें मेरे को तो पता नहीं है ना कहानी क्या है। कोई सी भी फिल्म चल रही होगी अच्छी जो होती है, जिनमें शिल्प होता है, कहीं से भी आप देख लीजिए, आप देखते रह जाएंगे उसको। वो क्यों देखते रहते हैं, मेरे को तो मालूम नहीं है पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। तो वो क्या चीज़ है। जैसे मणि कौल की फिल्म है, अभी मैं माटी माना देखता हूँ, सिद्धेश्वरी देखता हूँ, कहीं से भी देख लूँ, मैं एक इमेज देखता हूँ तो मैं एकदम मतलब मज़ा आ जाता है। मुझे मालूम नहीं आगे क्या है, पीछे क्या है, और उनमें कहानियाँ तो होती नहीं है, फिर करती क्या है वो आपके साथ। फिर ये अलग बात है कि टेस्ट की बात है, मतलब एक टेस्ट डेवलप होता है। हम जैसे, पर रुझान भी होना चाहिए उस तरह के जो, मतलब उस तरह की जो कलाकृति है उसके प्रति एक रुझान भी होना चाहिए। मेरा रुझान कमर्शियल सिनेमा की तरफ नहीं है। मैं मतलब इंटरवल के तक देखता हूँ, फिर मतलब निकल जाता हूँ। मैं मतलब मेरे को बांध के नहीं रख सकते हैं वो। तो ये अपना अपना स्वाद है। हाँ, स्वाद, बिल्कुल ठीक है बात आपने कही। एक फिल्म से आप खुद, एक तो हुआ कि आपने एक फिल्म बनाई, वो एक अलग बात है। एक दर्शक के रूप में एक फिल्म से आपको क्या उम्मीद होती है कि जिसको देखते हुए आप कहें कि आह, मज़ा आ गया? वो क्या है कि मतलब हम लोगों ने थोड़ा क्राफ्ट देखा है और सिनेमा में, तो वो अपना अभी वहाँ निकलती है। तो वो जैसे मतलब आप म्यूज़िक सुनते हैं तो वहाँ निकलती है कई बार। वो किस तरह से एक प्रकार का एक जादू पैदा करते हैं, और एक उसमें एक कला होती है, मतलब कहानियों में भी होती है जो सुनाते हैं। तो वो मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्यों वहाँ निकलती है, पर उसमें क्या होता है कि देखने वाला या सुनने वाला, उसमें एक उसके एक मनोभाव जो होता है वो एक जागृत होता है, और वो एक स्थिति जो है, सौंदर्य अनुभूति की स्थिति है, जो आनंद की स्थिति है, वहाँ पहुँचाता है। तो अपना अभी वहाँ निकलती है। अभी वो मतलब कल्टिवेटेड है, कल्चर टेस्ट है कि नहीं है, पर मैंने देखा है कि जिन लोगों को सिनेमा का जो है उनको शिक्षा भी नहीं मिली है, वो भी कोई अच्छी चीज़ होती है ऐसी, तो वो भी एकदम वहाँ करते हैं। मेरे बच्चे हैं, वो देखते हैं, तो वो तो FTI में पढ़े वढ़े नहीं है, पर वो कुछ देखते हैं तो बड़ा मज़ा आता है उनको। पर ये कमर्शियल फिल्मों में भी वो जैसे ये PK वगैरह हैं, वो नहीं देखेंगे, उनको मज़ा नहीं आता है। पर कई लोगों को मज़ा आता है। अभी कई लोग तो सिर्फ सलमान खान को देखने जाते हैं, कोई कहानी देखने थोड़ी जाते हैं। वो लड़ रहा है, पिट रहा है, प्यार कर रहा है, गाड़ी चला रहा है, हवाई जहाज़ में बैठा हुआ है और ब्रिज से कूद पड़ा, उनको सिर्फ वो देखने में मज़ा आता है, वो कहानी के लिए थोड़ी जाते हैं। तो वो सलमान को देख के ही खुश हो जाते हैं। अब ये क्या चीज़ है, वो तो कहानी के लिए थोड़ी जाते हैं। वो तो पूरा की पूरा मतलब फ्राइडे को सज धज के हॉल में जाते हैं पूरी परिवार के साथ, गर्लफ्रेंडों के साथ, वो जाकर सलमान आते ही सीटी बजाते हैं। अब ये क्या है? ठीक है, ये उनकी रुचियां हैं, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, इसलिए वो भी करेक्ट बात, उसी तरह जैसे कि हम आपकी रुचियों का सम्मान करते हैं। हमको बताइए कि जब आप फिल्म इंस्टीट्यूट पहुँचे
और जब आपने ये सब सिनेमा के उपकरणों का इस्तेमाल सीखा कि ये कैमरा है, ये साउंड है, ये स्क्रिप्ट है, जितनी भी तरह की चीज़ों का उस आर्टिकुलेट करने का आपके साथ के लोगों ने दूसरा रास्ता चुना, आपने एक दूसरा रास्ता चुना। तो आपने अपनी पढ़ाई के ज़माने में किस वक्त ये तय किया होगा कि ये वाला मेरा अपना तरीका है, इन टूल्स का इस्तेमाल हम इन ख़ास तरह से करेंगे? अभी मैं तो जो FTI गया था तो मैं 19 साल की उम्र में गया था, 22 साल की उम्र में निकल गया था मैं FTI से। तो इतना सीरियस नहीं होता है इस वक्त, और हम लोग इतने सीरियस भी नहीं थे उस वक्त। तो FTI में बेसिकली अजमेर से निकलने के लिए एक सस्ता तरीका था मेरे लिए कि मतलब हॉस्टल में रहूँगा, अकेला कमरा होगा और घिच पिच नहीं होगी, और बहुत सालों से अजमेर में रह रहा था और परिवार से बाहर निकलने का एक था, और अपना कमरा मिले। यूजुअली अपना कमरा होता नहीं है छोटे परिवारों में, मतलब मिडिल क्लास टाइप में, तो उसके लिए निकला था। तो हम लोग तो वहाँ मतलब सोते थे, फिल्में देखते थे, इतना सीरियस था नहीं मैं। तो एक्चुअली उस समय फिल्में समझ में भी नहीं आती थी, जैसा आप बोल रहे हैं। मैं बर्गमैन की फिल्में देखता तो बोले यार ये औरतें लड़ क्यों रही हैं, मतलब हम लोग तो इन्हीं चीज़ों से भागे हैं। छोटे शहर से लोग लड़ाई कर रहे हैं, न्यूरोसिस, साइकोसिस, कोई मेलोड्रामा हो रहा है, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उससे भागने के लिए तो यहाँ आए। और वहाँ देखा फिल्में, बर्गमैन की फिल्में हो रही हैं, औरतें चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, मेलोड्रामा जैसे बोलते हैं। तो मैं तो भाग जाता था वहाँ फिल्मों से उठ के। सिर्फ एक फिल्म पसंद आती थी, एक फिल्म मेकर था ओजो करके, उसमें कोई मारपीट नहीं, कुछ रोना धोना नहीं, बहुत शांति से हो रहा है, तो वहाँ बैठ के बड़ा सुकून मिलता था, बहुत शांति होती थी ओजो की फिल्में देख के। तो मैं एक्चुअली सीरियस नहीं था, और काफ़ी लंबे टाइम तक मैं सीरियस नहीं था, करीब 31 उम्र तक मैं मतलब लोगों को बोलते तुम क्या कर रहे हो, तो मैं बोला मैं समाज सेवक हूँ। मतलब मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि मैं अपने आप को फिल्म मेकर बोलूँ या डायरेक्टर बोलूँ। मेरे को बड़ा लगता था यार क्या बोल रहे हो, लोग अपने आप को बुलवाना चाहते हैं, मैं क्या कर रहा है, तो मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ। मेरे को बड़ा अजीब लगता था, अच्छा नहीं लगता था कि यार ये मतलब इतना बड़ा बोला क्यों, तो फिल्म डायरेक्टर है। तो 30 की उम्र तक तो मेरा मतलब फिल्मों में जाने का मन ही नहीं था, सिर्फ काम करता था। तो मैं जब ये निकला FTI से 22 की उम्र में, उस समय समझ होती नहीं, और मेरे क्लास में जो थे अधिकतर मेरे से उम्र में बड़े थे, मतलब 5 साल 10 साल इस तरह से। तो उनके साथ भी कुछ जोड़ा बनता नहीं था, क्योंकि उम्र उस समय क्या होता कि 20 और 30 के बीच में बहुत दूरी होती, मीलों दूर होते हैं वो एक दूसरे से। मतलब एक लॉन्ग शॉट में होता है, दूसरा लॉन्ग शॉट में होता है। आपको भी अनुभव किया होगा, जैसे कि 12 साल का लड़का, 16 साल का लड़का, बहुत डिस्टेंस होता है। फिर बुढ़ापे में डिस्टेंस कम होते जाते हैं, तो उस समय बहुत डिस्टेंस होते हैं। तो ऐसा था भी नहीं। तो मैं उधर से निकला FTI से, तो मेरे नंबर बड़े अच्छा है डॉक्यूमेंट्री डिप्लोमा के। तो ये श्याम बेनेगल वगैरह आते थे, श्याम बेनेगल आए थे और एक रोनी पिल्ले थे किसी एडवर्टाइजिंग के, तो प्लेसमेंट के लिए आए थे। तो वो मेरे को बहुत पसंद किए। बड़ा सेंसिटिव फिल्म बनाता था मैं, क्योंकि बुड्ढों पे बनाता था, बच्चों पे बना, सेंसिटिव सब्जेक्ट होते हैं बच्चे और बूढ़े। तो ये बनाया था, इनको बड़ा अच्छा लगा, बड़ा सेंसिटिव लड़का है, शक्ल से भी सेंसिटिव लगता था, ऐसा बदमाश टाइप नहीं लगता था उस टाइम पे। तो इन लोगों ने ऑप्शन दिए, या तो राज कपूर की असिस्टेंट गिरी करो, राज कपूर भी आते थे उन दिनों, लोनावाला में हमको पार्टी देते थे वो कन्वोकेशन के बाद। और दूसरा एक जॉब ऑफर हुआ था मेरे को, एक फोर्ड फाउंडेशन के साथ एक प्रोग्राम था, विलेज रिसर्च प्रोजेक्ट। उसमें एक गांव में बच्चों को फिल्में बनाना सिखाना होता था। उस समय एक कैमरा आया करता था सुपर 8 करके, उसमें फिल्म होती थी और मैग्नेटिक स्ट्रिप होती थी साथ में। तो रिचर्ड लीकॉक करके एक थे, उन्होंने मूवमेंट शुरू किया था कनाडा में, डायरेक्ट सिनेमा। उसमें जैसे लुमिरे ब्रदर के टाइम पे एक किट होता था, उसमें कैमरा भी होता था, उसमें केमिकल्स भी होते थे, उसमें प्रोजेक्टर भी होता था, आप एडिट भी कर सकते थे, एक पूरा किट होता था। और ये जादूगर जो है ना, वो किट लेके दुनिया भर घूमते थे, फिल्में बनाते भी थे, फिल्में दिखाते भी थे जहाँ जहाँ जाते। तो उसी तरह से उन्होंने एक छोटा सा किट बनाया था, कनाडा के थे ये। तो UNDP को इन्होंने कुछ किट दिए थे। तो इस किट के साथ हम लोगों को गांव में जाके बच्चों को फिल्म कैसे बनाते हैं, अब तो बहुत प्रचलित हो गया है ये।
उस समय शुरू, मैं आपको 74 की बात कर रहा हूँ। तो मैं कुमार शानी के दोस्त एक उदयन पटेल साइकोएनालिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई थी, वो मेरे को बहुत पसंद करते थे। तो वो उन्होंने बोला कि कमल तू कर बच्चों के, उनके सपनों पे काम कर। तो ये बच्चे ड्राइंग करते थे, उसको फिर हम फिल्मों में बदलते थे, तो इसके कोलैबोरेशन में, तो वो काम किया मैंने। तो मैं ऐसा हंसते खेलते, अभी कुछ ऐसा था नहीं कि मेरे को इंडस्ट्री जाना, भाग रहे थे मतलब। फिर जाके इसरो में काम मिल गया, तो वहाँ एजुकेशनल प्रोग्राम्स बनाता था, वो भी मेरे को बड़ा, क्योंकि ये किसी तरह से हमारे परिवार में सभी सब मास्टरी करते हैं, मतलब पिताजी भी कुछ शिक्षा में थे, भाई भी शिक्षा में है, तो वहाँ मैं शिक्षक बन गया, मतलब वीडियो शिक्षक। तो हम लोग साइंस प्रोग्राम्स बनाया करते थे बच्चों के लिए। आपको याद होगा शायद 74 से 76 में एक नासा ने एक सैटेलाइट दिया था भारतवर्ष को, और उसके ज़रिया वो जो है 22,000 गाँव में वो एजुकेशनल प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। इंदिरा गांधी पहली स्पीच वो साइट प्रोग्रामों के बारे में सुना है मैंने भी। हम लोग प्रोटोटाइप्स बनाते थे, तो हम लोग उसके पायनियर थे, तो वो मेरा काम था। वहाँ बड़ा मज़ा आया मेरे को, बहुत मज़ा आया। पर बॉम्बे इंडस्ट्री, मेरे बाकी यार दोस्त जो थे कैमरा वाले, साउंड वाले, वो तो इंडस्ट्री में थे, मिलता रहता था मैं उनसे, और धीरे धीरे वो स्ट्रगल करते। पर उस समय इतना एम्प्लॉयमेंट इतना था नहीं, क्योंकि दूरदर्शन नहीं था, तो और एडवर्टाइजिंग भी इतना नहीं था। बाकी डायरेक्शन के लिए अगर कोई जॉब वॉब थे तो ये फिल्म डिवीज़न था एक, और ये जो ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट होते थे वो थे, तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी नहीं। ये आपके साथ कौन लोग पढ़े? और मेरे साथ हमारे फेमस जो है हमारे साथ, वो एक तो जानू रंजन बरुआ है, उसको आप, उसका नाम प्रसिद्ध है। फिर अरुण खोपकर, उनका नाम आपने सुना, वो स्कॉलर टाइप है। और एक वाल्मीकि करके थे, वो सरकारी नौकरियों में, यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से थे। एक विजय सक्सेना थी, वो यूपी की थी, उनके हस्बैंड कुमार या कुछ ऐसे बड़े कवि रहे हैं, वो थे। एक सूरी करके थे, वो अभी जर्मनी में है, उन्होंने रिकी टिकी तावी करके एक फिल्म बनाई थी, और एक और जीपी सिप के साथ बनाई थी। एक अनिल तेजानी थे, वो भी गोवा में रिटायर्ड लाइफ करते हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। एक शाहरुख करके थे, उन्होंने भी फिल्में बनाई। लव स्टोरी जो है अपने इनकी राजेंद्र कुमार की, वो उन्होंने लिखी थी। एक कृष्ण जी के लड़के थे हमारे साथ, राशिद खुशीद मुनीर करके, उन्होंने भी कुछ फिल्में बनाई हैं, उनकी भी डेथ हो गई है। तो ऐसे एक मलेशिया के थे, एक घाना के थे, 15 लोग थे हम लोग अपनी क्लास को बोलते थे सिने पैंद्रा। तो हमारे ये अरुण खोपकर जो थे, बड़े स्कॉलर थे, उनको सब मालूम था कि कौन सा सिनेमा है, कौन सा ग्रुप है। तो हम लोग विजडम ट्री के नीचे बैठे हुए थे, तो मैंने उनको पूछा, अरुण तेरे को मालूम है सिने पैंद्रा, वो भी सबसे ज़्यादा टॉप फिल्म मेकर है। तो ये वो सीधा भाग के उधर लाइब्रेरी गया, यार ये सिने पैंद्रा कौन है? मतलब मैंने नाम ही नहीं सुना। एग्निस वार्दा हो गए, बड़े अजीब अजीब नाम होते थे, रशियन ये वो, तो ये नहीं, उसको दिखा नहीं। फिर आके बोले ये हैं कौन? बोला कि यार हम 15 लोग हैं ना, हम ही लोग सिने पैंद्रा हैं। तो अनिल तेजानी जो है, उन्होंने अपनी कंपनी का नाम फिर सिने पैंद्रा रखा था। तो जब आप ये सारे एलिमेंट्स को लेकर, चाहे वो प्री प्रोडक्शन की बात करें या फिर आप एक्चुअल प्रोडक्शन के टाइम पर, इन सब चीज़ों का क्या करना है, उसको लेकर कोई स्कीम तो होती होगी आपके दिमाग में ना? ये मतलब थीम स्कीम करेंगे क्या आप? नहीं, नहीं सोचता हूँ, ये बाहर से आता है। मतलब सजेशन जो है मेरे से सर में, मतलब बाहर से टपकते हैं। मैं करता हूँ, मतलब ध्यान लगाता हूँ, पर मैं उसको शब्दों में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी शब्दों में सोचने की क्षमता नहीं है मेरे। मैं सिर्फ एक फीलिंग होती है और उसकी आभास होती है, उसके एक बिंब होते हैं, उसका आभास होता है। वैसे मैं शब्दों में सोच नहीं सकता हूँ कि मैं, कमल जी इसका मतलब ये है, आप ऐसा करिए, ऐसा होता है ना, अंतरात्मा बोलती है, ऐसा मेरे साथ हुआ नहीं है। और पर एक इंस्टिंक्ट होता है, वो एक होता है, और एक जो फॉर्म होता है, उसकी मेरे पास एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है। मतलब जिसको बोलते हैं ना आत्मसात किया हुआ, जिसको इंटरनलाइज किया हुआ है, तो वो एक मैंने किया हुआ है एक। और मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, वो मेरे को, मतलब उसका जजमेंट है।
तो मैं उसके हिसाब से करता हूँ। मतलब हाथों से काम करते हैं ना, जैसे मजदूरी करते हैं उस तरह से, तो काम करते करते ही काम करना ही सोचना होता है एक्चुअली। वो ऐसा नहीं कि बैठ के सोच रहा हूँ कि मैं ऐसा करने वाला हूँ, अपना खुद को गाइड करना। पर ये करता हूँ, पर स्लीप मोड में चला जाता हूँ, उसमें अपने आप चीज़ रेंडर होती रहती है। फिर सपनों पे मेरा बहुत विश्वास है कि सपने आते हैं, उसमें कुछ सॉल्यूशंस आते हैं, उसमें मेरे को बहुत काफ़ी विश्वास है मतलब। अच्छा, जैसे कि आप लोग खुद भी, आप लोग कश्मीर के हैं और आकर राजस्थान में रहे। मैं देखता हूँ कि मणि कौल भी कश्मीर के थे और आकर वो राजस्थान के जोधपुर में रहे। कुछ सिमिलैरिटी आप में और उनमें, उनकी फिल्म मेकिंग से भी आपका कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल विरोध में। वो जो है क्लासिकल हैं और मतलब क्लासिकल हैं और उसमें कुछ उछाड़ पछाड़ नहीं है, फ्रैगमेंटेशन नहीं है। और हम लोग तो क्या है, तिरस्कृत भाव में जीते हैं। वो तो मतलब बहुत मतलब क्लासिकल रसानुभूति जो होती है उसमें जाते हैं, वो सबको सुख देता है। मेरी फिल्में जो सुख नहीं देती हैं, वो मतलब तोड़फोड़ वाली हैं वो सब। आप कह रहे हैं कि तिरस्कृत भाव जीते हैं, ये तिरस्कृत किसकी तरफ से हैं आप? क्या समाज की तरफ से तिरस्कृत हैं, दर्शकों मतलब की भाव तरफ से? ये रस है, तिरस्कृत अपने आप एक रस है, जो रिसाइकलिंग वेस्ट और इस तरह का होता है ना, एक अपने आप में एक इसका एस्थेटिक्स है तिरस्कृत का। तो वो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब ये है पूरा इसके एक पूरा शास्त्र है इस पर। ये सब तिरस्कृत वाले जो है, ये वाले थोड़ा अब उसको मानते हैं, मतलब क्लासिकल में नहीं मानते हैं, जो नौ रसों में नहीं मानते हैं। हाँ। और अपने आप में एक ये है, एक विधा है ये, और एक रस है तिरस्कृत का। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड, मतलब हम लोग भंगी बोलो हम लोगों को, मतलब झाड़ू देते हैं, किसी चीज़ में विश्वास नहीं करते हैं, कचरा साफ करते हैं, कोई मतलब जो वास्तविकता है उसमें और वास्तविकता नहीं जोड़ते हैं, वो जो सरप्लस जो रियलिटी है ना उसको ऐड नहीं करते हैं। पर झाड़ू वाले हैं, वैक्यूम क्लीनर वाले हैं, सफाई वाले हैं, मतलब स्वच्छता वाले हैं, मतलब साफ करो और जोड़ो मत उसको। तो भी आपके काम का सौंदर्य पक्ष क्या है? मतलब उसका तिरस्कृत बोला ना आपको, रिजेक्टेड। हम लोग ऐसे ही रिजेक्टेड हो गए ना। ये तो दोस्तोवस्की वगैरह सब खेलते हैं इसमें, एंडी वॉरहोल है, वो भी तिरस्कृत भाव पे हैं सब। और साथ में ये है कि मतलब जैसे कि मैं मानता हूँ कि मृत्यु नहीं दिखा सकते हो आप फिल्मों में, क्योंकि वो झूठ है, कोई मरता नहीं है। और मैं पिस्तौलें भी नहीं दिखाता हूँ, होगी तो दिवाली की पिस्तौलें दिखा दी। तो कुछ ऐसे नियम बना रखे हैं मैंने। सेक्स नहीं करवाता हूँ मैं फिल्मों में, सेक्स नहीं चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए, गोला बारूद नहीं चाहिए, पिस्तौलें नहीं चाहिए, इनको मैंने बाहर कर रखा है। नहीं तो क्या होता है, अगर फिल्म में सेक्स और वायलेंस नहीं हो तो लोगों को बड़ा अटपटा चटपटा लगेगा, यार ये फिल्म है क्या, इसमें है ही नहीं सेक्स एंड वायलेंस। तो हम लोग सेक्स एंड वायलेंस बाहर कर देते हैं। नहीं तो फिल्मों में जरूरी होता है, नहीं तो फैमिलियर नहीं लगेंगी, इसके बिना फिल्म बन नहीं सकती है, सेक्स एंड वायलेंस के बिना, है ना। तो फेमिलियरिटी से आपको क्या परेशानी है? आखिरकार इंसान फेमिलियर चीज़ों को से ही रिश्ता बनाकर तो वो हम लोग उसी से ऑर्थोडॉक्सी पैदा होती है ना, और क्या होता है। फिर आपकी जहाँ मतलब स्वार्थ हैं, वो फैमिलियरिटी वहाँ पैदा हो जाती है। तो वो तो ये फैमिलियरिटी स्वार्थ के साथ जुड़ी हुई है। अब जो मतलब आपको जो चीज़ सूट करती है, जिसमें आपका भला होता है, वो सच है, वो सुखी है, वो फैमिलियर है। बाकी दूसरे का कुछ होता है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है, ये कौन है, ये फैमिलियर नहीं है। तो उसी से राजनीतियाँ भी उसी से चलती हैं। अच्छा, तो आप ये भी कह रहे थे कि जिन लोगों के साथ आपने काम किया उनके बारे में कुछ हमसे आप स्मृतियाँ शेयर करना चाहते हैं, तो ये मौका है जब मैंने एक तो ये मणि कौल के साथ
एक तो हम लोगों ने को डायरेक्ट की थी घाशीराम कोतवाल, मैं, हरी और मणि। फिर एक मैंने उनके लिए स्क्रिप्ट लिखी थी माटी मानस, और सिद्धेश्वरी में आर्ट डायरेक्शन किया था। कुमार के साथ मैंने तरंग में कुछ डायलॉग लिखे थे और ख्याल गाथा में। फिर रिचर्ड एटनबरा का साथ उनके मैं असिस्टेंट था गांधी में। बाकी मैंने किसी के साथ किया नहीं, खुद ही करता रहता था। फिल्म डिवीजन में बहुत काम किया, चैनल वी में बहुत किया। चैनल वी में जो शुरू हुआ था तो मैं वो प्रोग्राम प्रोमोज होते थे ना एकदम सीरियल टाइप, वो करता था। अच्छा, मुझे कुछ 10-12 साल पहले आपके साथ हुई एक बातचीत याद आती है, जब आपने ये शुरू किया था फाल्के वाला प्रोजेक्ट। तब आप कुछ इस तरह की बात कह रहे थे कि वो फ्रेम में चीज़ों को बांध देना, ऐसा कुछ, मतलब सिनेमा को फ्रेम में बांध दिया जाता है, ऐसा कुछ आप कह रहे थे। वो मुझे कुछ, मैं वो बोल रहा था कि जैसे फोटोग्राफी में फ्रेम होता है ना, साउंड में फ्रेम नहीं होता है, वो ऐसा कुछ बोल रहा हूँ। क्योंकि साउंड जो होता है ना वो नदी की तरह है, उसमें हवा है वो, तो उसमें फ्रेम नहीं होता है। फोटोग्राफी में वो फिल्म में एक फ्रेम होता है, साउंड में फ्रेम नहीं होता है, ये बात बता रहा हूँ शायद। तो ठीक है कमल जी, हम समझते हैं कि कुछ और आपको कहना हो तो ये मौका है। कुछ आप अपने बचपन के बारे में बता दीजिए। मैं पैदा श्रीनगर में हुआ। हाँ हाँ, कश्मीर में। अच्छा। और 57 या 8 में हम लोग निकले वहाँ से। पूरा बड़ा परिवार था, 4 बहनें 3 भाई। और मेरे पिताजी आए, पहले पाली गए, पाली था एक, जोधपुर के पास एक है जगह, सारे किराना वाले जहाँ से आते हैं। फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बीकानेर, फिर फाइनली अजमेर में बसे। अजमेर में मैं 19 साल तक अजमेर में था। 19 साल के बाद मैं तड़ी पार हो गया, बॉम्बे आ गया, पूना बॉम्बे। फिर काफ़ी साल तक मतलब अजमेर की तरफ गया नहीं मैं। बहुत सालों बाद अजमेर फिर से गया था। घर से कोई संबंध इतना था नहीं मेरा, क्यों हम लोग तो अस्तित्ववादी थे। हेनरी मिलर पढ़ा करते थे, राजकमल चौधरी पढ़ा करते थे, तो पूरा वैसा ही जीवन जो है अघोरियों का जीते थे बॉम्बे में। तो सब त्याग दिया था, परिवार, मित्रता, सब अकेले मजाज की तरह घूमते थे बॉम्बे शहरों में, बॉम्बे शहर में, तो ऐसा मस्ती करते थे। और अभी जो फिल्में बन रही हैं आपके देखते देखते, उसमें कौन लोग हैं जो आप की तरह की फिल्में बनाते हैं? आप सोचते हैं कि हाँ, मेरी तरह की नहीं, पर बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं ये जो आजकल ये छोटे छोटे शहरों में अपने यार दोस्तों के साथ मिल के। कैलकाटा में बहुत अच्छे बनाते हैं, रोनी सेन करके एक है। फिर मलयाली में बहुत अच्छा बनाते हैं, एक अमित दत्ता करके एक लड़का है, वो बहुत अच्छा बनाता है। गुरविंदर है, वो अच्छा बनाता है। FTI में तो सारी डिप्लोमा फिल्म बढ़िया होती हैं, मुझे पसंद आती हैं। वो बहुत मतलब संस्कारी फिल्में होती हैं, बहुत बढ़िया फिल्में होती हैं। और कौन बनाता है? बाकी कमर्शियल में भी मतलब ये भी बड़े अच्छे, मतलब देखा जाए कहानीकार हैं और क्राफ्ट हैं इन लोगों का, सबका अच्छा है। ये अपने इनका बहुत बढ़िया है। ये अपने क्या नाम है उनका, वो जो हंटर वाली बनाए थे, अब वो जो है ना कंगना के साथ मकबूल। अच्छा, विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज, वो गजब हैं। और गजब तो एक से एक है अभी देखा जाए तो। ये भी अच्छा है। ये अपने जिसने अक्टूबर बनाया वो भी अच्छा है। फिर अनुराग तो वही तो छाए हुए हैं। फिर ये तिग्माशु, वो भी छाए हुए हैं, वो भी बड़ा गजब करते हैं। एक से एक हैं, मतलब मलयाली फिल्मों में वो होते हैं। लेकिन ये लोग भी तो फिर वही नॉर्मल रट के नैरेटिव्स और हाँ, तो मतलब मैं बोला ना मेरी जात बिरादरी की नहीं है, पर अगर वो उस जात बिरादरी में आप बोलो कि यार कौन लगता है तेरे को दम है, तो ये हैं, बहुत हैं, बहुत हैं। बस ये है कि मेरी जात बिरादरी वाले नहीं, इसका मतलब नहीं है कि मतलब अच्छे हैं बुरे हैं। मेरी जात बिरादरी अलग है, ये जात बिरादरी अच्छा है, तो उनके हिसाब से देखें तो बढ़िया है, गजब की फिल्म है। आपकी जो जात जिसकी बात कर रहे हैं, वो अपने 100 Years ऑफ इंडियन सिनेमा में आपसे पहले कौन थे? ये मतलब मेरी जात बिरादरी वाले। हाँ, तो हमारी जात बिरादरी में अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो
एक तो जिया सरहदी करके हुआ करते थे, वो आएंगे, फिर ये आएंगे अपने उदय शंकर कल्पना वाले, फिर जॉन अब्राहम तो बहुत फेमस है ही। और अभी मैं ये नहीं बोल सकता कि हम घटक की बिरादरी के हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, हम छोटे छोटे हैं, तो उसका नाम लेना ही हमारे लिए हाथ जोड़ते हैं, उनका नाम नहीं ले सकता हूँ, छोटे मुंह से बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो ऐसे होंगे, कई होंगे। तो ठीक है कमल भाई, हम लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रही, कुछ और कहना हो तो अभी कह सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कमल स्वरूप, जो कि एक बहुत ही अनोखे फिल्मकार हैं। कुछ कहना चाहते हो इस गुफ्तगू के बारे में तो आप हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो आपकी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंची हैं, उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए। साउंड नहीं है, ये गूंगी फिल्म है, ये 1913 में बनी है, उस समय आवाज नहीं होती थी।